आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण कोड 201 में भाषा शिक्षण की विधियां पर चर्चा करेंगे और मातृभाषा एवं मातृत्व जो भाषा होती है उस पर विचार विमर्श करेंगे। सामान्य दृष्टि से वह भाषा जिसे कोई मनुष्य जन्म के कुछ दिन बाद ही के संपर्क में आने के और अन्य व्यक्तियों के अनुसरण के द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। परंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे बोली भी कहते हैं और कई सामान्य बोलियां की प्रतिनिधि बोली भी होती हैं जिन्हें विभाषा कहा जाता है। समस्त समान विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा को भाषा भी कहते हैं। मातृभाषा प्रथम भाषा अथवा भाषा एक के शिक्षण तात्पर्य से इसी भाषा के शिक्षण से होता है और मातृभाषा के इतर सभी भाषाओं को मातृत्व भाषा, द्वितीय भाषा अथवा भाषा दो भी कहते हैं। मातृभाषा एवं मातृत्व भाषाओं की शिक्षण विधियां किस प्रकार की हैं इस पर भी चर्चा की गई है। भाषा सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होता है और जहाँ तक की भाषा मातृभाषा सीखने की बात है उसे बच्चे जन्म के कुछ माह बाद अपने माता पिता एवं संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुकरण कर सीखने लगता है। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने परिवार में रह रहे सभी सदस्यों के अनुसरण द्वारा किस प्रकार वे बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, क्या बोलते हैं, यह सब धीरे धीरे सीखते हुए बोलने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है और जो भाषा उनके परिवार में बोली जाती है उसे वह बोलना प्रारंभ कर देता है। हमारे देश में प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को अपनी मातृभाषा के व्याकरण सम्मत स्वरूप से परिचित कराया जाता है और उच्च प्राथमिक यानी पूर्व माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के व्याकरण सम्मत स्वरूप के साथ साथ उसे व्याकरण से भी परिचित कराया जाता है और माध्यमिक स्तर पर इन दोनों के साथ साथ उसके साहित्य की शिक्षा प्रारंभ की जाती है और इस प्रकार बच्चों को उनके अपने इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति से भी परिचित कराया जाता है और इन सब का माध्यम होती है बालक की मातृभाषा। क्योंकि मातृभाषा सीखते समय वह जो पारिवारिक भाषा होती है, सहज अनुकरण द्वारा सीखी हुई उसकी भाषा होती है, उस भाषा में वह अगर किसी भी विषय का ज्ञान करेगा तो सहज ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। इसके विपरीत मातृत्व भाषा की जो शिक्षा का प्रारंभ विद्यालय शिक्षा से होता है, हमारे देश में तो मातृत्व भाषा अंग्रेजी भाषा की शिक्षा अब सामान्यतः प्राथमिक स्तर पर शुरू की जाती है। इस भाषा को सीखने का हमारा केवल इतना ही उद्देश्य होता है कि बच्चे सिखाए जाने वाले मातृत्व भाषा को सुनकर समझ सके, संपर्क कर सके, समझ पूर्वक बोल सके और पढ़कर समझ सके और समझकर यह सब भाषा को लिख भी सके। इसके साथ साथ यथा मातृत्व जो भाषा है इसके माध्यम से अभिव्यक्त विचारों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद भी कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके और सामने वाले को अपनी भाषा के द्वारा अपने भावों को समझा सके और अपने विचारों को मातृत्व भाषा में अनुवाद करके भी दिखा सके। इस प्रकार मातृभाषा शिक्षण और मातृत्व भाषा शिक्षण में मूलभूत अंतर होता है। पहला अंतर तो यह है कि मातृभाषा बच्चे घर परिवार में सीखकर विद्यालय आते हैं
और दूसरा मातृत्व भाषा बच्चों को विद्यालय में सीखना प्रारंभ किया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि मातृभाषा को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और इसके द्वारा दूसरी जो भाषाएं हैं, दूसरे जो विषय हैं, उनके ज्ञान को भी सीखने का सहज प्रयास कर पाते हैं। और तीसरा अंतर यह है कि मातृभाषा बच्चे के समय यानी शिशु काल में ही वह सीखना प्रारंभ कर देते हैं। जब उनमें भाषा सीखने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है और मातृत्व भाषा सामान्यतः उस समय सीखना प्रारंभ करते हैं जब उनमें भाषा सीखने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम तीव्र गति से होती है। चौथा अंतर यह है कि मातृभाषा की जो ध्वनियां उन पर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है और मातृत्व भाषा की ध्वनियों को उन्हें इन ध्वनियों के साथ सप्रयत्न सीखना होता है। तब इन दोनों मातृभाषा एवं मातृत्व भाषा की जो पाठ्यचर्या है, उसकी शिक्षण विधियां हैं, उनमें थोड़ा बहुत अंतर होना स्वाभाविक है। इस अध्याय में मातृभाषा हिंदी और मातृत्व भाषा की शिक्षण विधियों का उल्लेख किया गया है जो निम्नवत से बताया गया है। मातृभाषा शिक्षण की विधियां। मातृभाषा शिक्षण की विधियां, ठीक है। मातृभाषा शिक्षण की विधियों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे एक तो प्राचीन हुई, यानी हमारे पुराने समय में जो भाषा इस्तेमाल होती थी। दूसरी अर्वाचीन, ठीक है। और ये प्राचीन विधियों में वे विधि आती है जिनका विकास 18वीं शताब्दी तक हो चुका था और अर्वाचीन विधियों में वे विधियां आती हैं जिनका विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ है। वह वर्तमान में भी हो रहा है, यानी नई और पुरानी शिक्षण विधियां। मातृभाषा शिक्षण की प्राचीन विधियां। पहले प्राचीन विधियों पर वर्णन दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। जैसे संसार में ज्ञान की सर्वप्रथम किरण भारत में स्फुटित हुई थी। शिक्षा के विषय में भी सबसे पहले हमारे देश में ही सोचा विचारा गया था। हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं और इन पर आधारित जो षट दर्शन है, ज्ञान के स्वरूप, उसे प्राप्त करने के साधन और विधियां, इनकी विशद विवेचना की गई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाषा की नियमित शिक्षा का श्री गणेश सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और इस बात का जो साक्षी है वह हमारे देश का इतिहास बताया गया है। प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रायः परिवार में होती थी और यहाँ बच्चे अपने माता पिता एवं उनके आने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आकर उनके अनुकरण कर अपनी मातृभाषा सीखते थे और इसे क्या कहा जाता था? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि यानी देखकर और समझकर दूसरों की भाषा को सीखना या ग्रहण करना अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को मातृभाषा के व्याकरण के नियम
और इन्हें क्रम से कंठस्थ विधि एवं अभ्यास विधि कहते थे। यानी जो व्याकरण के नियम थे बालकों को पढ़ाए जाते थे और उन्हें याद करने के लिए दिए जाते थे, और जिस विधि से वे याद करते थे रट कर उन्हें, तो उस विधि को अभ्यास विधि और कंठस्थ विधि कहा जाता था। उस समय 8 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चों का उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुल में भी प्रवेश कराया जाता था। यहाँ पर बच्चों को मातृभाषा के व्याकरण का स्पष्ट ज्ञान कराया जाता था और इसके लिए शिष्यों को व्याकरण संबंधी जो नियम थे वह रटने पड़ते थे। इस नियम को भाषा व्याकरण विधि कहा जाता था। इसे क्या बोला जाता था? भाषा व्याकरण विधि। तब कुछ गुरुकुलों में योग्य गुरु इन नियमों की व्याख्या भी करते और प्रयत्न करते थे कि बच्चे यथा सिद्धांतों एवं उनके द्वारा बताए गए नियमों को आत्मसात करें और उनका प्रयोग करना भी सीखे। और इस विधि को व्याख्या विधि कहा जाता था। व्याख्या करते समय प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से होता ही है। इसे प्रश्नोत्तर विधि की संज्ञा दी जाती थी। उस समय भाषा के व्याकरण के सिद्धांतों एवं नियमों की शिक्षा हेतु आगमन, निगमन, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का भी विकास हो चुका था और गुरु इनका अनुसरण करते थे। और यह बात दूसरी है कि इनका जो रूप आज से थोड़ा भिन्न था। इन सब विधियों की चर्चा हमने संदर्भ वर्ष यत्र इन सभी पाठों द्वारा की है। बौद्ध काल में शिक्षा की व्यवस्था गुरु आश्रमों के स्थान पर बौद्ध विहारों, मठों के द्वारा दी जाती थी। यहाँ एक स्थान पर अनेक उपाध्याय, विषय विशेषज्ञ होते थे और इन सब के लिए सब प्रकार की शिक्षा का प्रबंध भी होता था। प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा देने के लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जाता था और इनके जो माध्यम थे वह मातृभाषा शिक्षा देने से ही प्रारंभ किए जाते थे। तब बच्चों को इन पुस्तकों के माध्यम से मातृभाषा की मूल ध्वनियां एवं लिपि का ज्ञान कराया जाता था। उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता था। इस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि की संज्ञा दी जाती है। इस काल में उच्च कक्षाओं में व्याकरण और साहित्य की शिक्षा के लिए आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या, समीक्षा एवं प्रश्नोत्तर विधियों का प्रयोग किया जाता था। और मध्यकाल में हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई और कुछ अवरोध रही। इस काल में मुसलमान आक्रमणकारियों ने बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र जो था उसे तहस नहस कर दिया था और इनके आसपास अपना कुछ नया और अच्छा नहीं था। तब मातृभाषा की शिक्षा प्रायः पाठ्य पुस्तक प्रणाली एवं कथन प्रणाली द्वारा ही दी जाती थी और बच्चों को व्याकरण के नियम रटाए जाते थे। आज के लिए बस इतना ही।